हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वंस अगेन पूजा कुमारी। आई होप सो आप सभी कोई अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और स्पेशली इकोनॉमिक्स जो मेरा वीडियो है चैप्टर 1 का, मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो कंप्लीट कर दिया है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ वो SBPD की बुक फॉलो कर रही हूँ फ्रॉम द लेटेस्ट एडिशन 2020। और चैप्टर 2 भी हमने स्टार्ट कर दिया है, जो चैप्टर 2 का नाम है इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम, जहाँ की मैं पिछले वीडियो में चैप्टर 2 में पढ़ाया था कि अर्थव्यवस्था क्या है और उसके अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं उसका जो पहला प्रकार था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वो हमने पढ़ाया था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको देखा होगा। अगर आप नहीं देखे हैं और पहली बार मेरे इस चैनल पे आप आ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ अकाउंट का क्लास 12 इस साल 2020 में और इक्को का हर हाल में मैं 6 से 7 महीने में कंप्लीट करने जा रही हूँ। और साथ ही साथ आपका BMT भी कंप्लीट होगा, प्लस आपके जो इंग्लिश ग्रामर सेक्शंस है वो भी होंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं ई-कॉमर्स जोन पर, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने वीडियो देखा नहीं है पिछले वाले सारे वीडियो, तो आपको मैं बोलूँगी आप हमारा जो ई-कॉमर्स जोन है वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलो आज जो हमारा है टॉपिक, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बाज़ार अर्थव्यवस्था क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। उसका बेस्ट एग्जांपल मैंने बोला था कि आपका अमेरिका कंट्री जो है, क्योंकि हमारा जो देश है भारत, वो फॉलो करता है मिक्स्ड इकोनॉमी, और अमेरिका जो फॉलो करता है वो है कैपिटलिस्ट, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसका है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और इसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए कहता है, देखिए इसमें एग्ज़ाम जो क्लास 12 का जो बेसिकली है, क्लास 12 में उसमें आपको पूछेगा कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कम से कम मैंने 5 विशेषताएं आपसे डिस्कस की थी, सामने रखी थी। निजी संपत्ति के बारे में, आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में, राज्य का हस्तक्षेप एवं मुक्त व्यापार के बारे में, प्रतियोगिता के बारे में और कीमत संयंत्र के बारे में। ये पाँचों की पाँचों विशेषताएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्व रोल प्ले करते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि इसकी क्या विशेषता है, तो कम से कम इसके 3 पॉइंट भी आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए और आप अच्छे से लिख पाइए। चलिए हमें पढ़ना है समाजवादी अर्थव्यवस्था का, तो इसका विशेषता क्या है। सबसे पहला पॉइंट आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। लेट मी सेट थोड़ा सा, हाँ चलिए, आपको स्क्रीन पे बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। पहला जो हमारा है, वेयर आई एम पुटिंग माई फिंगर, सामाजिक स्वामित्व, यानी कि सोशल ओनरशिप। पूंजीवादी में क्या होता था, वहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप थी, यानी कि निजी संपत्ति का था। यहाँ पे क्या हो रहा है, सोशल ओनरशिप। कहता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के जो साधन है पर समाज का स्वामित्व होता है, यानी कि जो भी प्रोडक्शन करने के जो साधन है उस पर किसका अधिकार होता है, समाज का अधिकार होता है, तथा इन साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए न होकर सामाजिक लाभ के लिए किया जाता है। एक पर्टिकुलर पर्सन इस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता है, इस पर पूरा का पूरा अधिकार समाज का होता है। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल मैं बोल सकती हूँ रशिया। ठीक है, रशिया जो देश है हमारा, वो जो फॉलो करता है अर्थव्यवस्था को, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है। इस प्रणाली में निजी संपत्ति यानी कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का कोई स्थान नहीं होता है, यह केवल उपभोग पदार्थों तक ही सीमित होकर रह जाती है। कोई भी वहाँ पे बोल नहीं सकता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो मेरा है। आप उपभोग तो कर सकते हो, बट वो रहेगा किसका, समाज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सेट कर दे रही हूँ मैं, हाँ आपके स्क्रीन पर अच्छे सब दिख रही होगी। सबसे पहला जो हमारा कहता है कि आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति। दिख रहा है, अच्छे सब दिख रहा होगा, थोड़ा सा पहले धूमिल टाइप का हो गया था। हाँ, आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता पूर्णतः अनुपस्थिति होती है। कहने का मतलब से कि
अमेरिका में यानी कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होता है उसमें मैंने कल भी डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि चयन करना, क्या उपभोग करना है, क्या बेचना है, क्या खरीदना है, ये इसका पूरा फ्रीडम होता है, कोई रोक टोक नहीं है। बट समाजवादी अर्थव्यवस्था में रोक टोक है, वहाँ पे स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। जैसे इसका एग्जांपल आप चाइना का भी दे सकते हो। चाइना भी अपने आप को बोलता है और सोशलिस्ट इकोनॉमी अपने आप को बोलता है, तो वहाँ भी है कि अगर कोई पर्सन कुछ इन्वेंशन करता है, जब तक वहाँ पे हर चीज़ जो आप चाहो वो हर चीज़ अपने स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आर्थिक प्रणाली में व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता पूर्णतः अनुपस्थित होती है। एक व्यक्ति का अपना जो आर्थिक जो स्वतंत्रता होती है वो यहाँ पे नहीं होती है। जैसे व्हाट, कैसे, क्या मतलब व्हाट, कैसे, हाउ एवं कितना, हाउ मच आदि प्रश्नों का समाधान सरकार अथवा केंद्रीय नियोजन संस्था स्वयं समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर करती है। व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति को केवल अपनी अर्जित आय को व्यय करने की स्वतंत्रता होती है। कहने का मतलब है ये जो क्या, कैसे और कितना जो शब्द है, व्हाट, हाउ और हाउ मच, ये सेंट्रल इकोनॉमी प्रॉब्लम का हमारा बेस यही है, यहीं से स्टार्ट होता है। तो इस चीज़ पर जो बातें जो होगी वो एक व्यक्तिगत आदमी नहीं कर सकता है। इसके बारे में बात कौन करेगा, वहाँ पर सरकार करेगी या जो केंद्रीय जो नियोजन संस्था होगी वो करेगी कि हाँ समाज की क्या आवश्यकता है और क्या हमें करना है। एक व्यक्तिगत आदमी नहीं कर सकता है। बस एक व्यक्ति का केवल इतना ही रहता है कि अगर वो कोई इनकम अर्जित करता है तो उसको कैसे वो खर्च करे, उस पर सिर्फ उसकी स्वतंत्रता होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर में। कहता है यहाँ पे थर्ड में कि कीमत संयंत्र की गौण भूमिका, पैसिव रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, यानी कि यहाँ पे जो प्राइस की जो किसी भी वस्तु की चीज़ों का जो प्राइस लगाना है, कीमत जो लगाना है, वहाँ पे एक सेकेंडरी बन जाता है। देखो कैसे, पूंजीवाद की भांति समाजवाद में कीमतों का निर्धारण कीमत संयंत्र यानी कि प्राइस मैकेनिज्म मांग एवं पूर्ति के स्वतंत्रता शक्तियों द्वारा नहीं किया जाता है। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि पूंजीवादी में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई का फ्लो होता है। उस डिमांड एंड सप्लाई के फ्लो के बेस पर एक प्राइस तय की जाती है कि हाँ इस वस्तु की ये कीमत होगी, ठीक है, क्योंकि उस कीमत पर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। बट ये जो प्राइस मैकेनिज्म जो रोल प्ले करता है पूंजीवादी में, वो चीज़ समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं होता है, ठीक है। अपने यहाँ पे क्या होता है कि बल्कि सरकार स्वयं अपने अनुभव के आधार पर कीमत निर्धारण करते हैं। यहाँ पे सरकार बोलती है कि इस पर्टिकुलर चीज़ का इतना प्राइस होगा। आर्थिक क्रियाओं के लिए लेखा कीमतों यानी कि अकाउंटिंग प्राइसेस का प्रयोग किया जाता है, जिसका निर्धारण सरकार स्वयं उत्पादन लागत एवं सामाजिक हित को ध्यान में रखकर करती है। लेखा कीमतें प्रायः उत्पादन लागत से थोड़ी ऊंची होती है। अकाउंटिंग कहने का मतलब है जैसे कि मान लो हमने ये कलम को प्रोडक्शन करने में सपोज 2 रुपीज़ लगाया, तो सरकार रेट तय कर देगी कि इसको 2.5 रुपये में बेचना है, ठीक है। बस ये चीज़ एक आप रफली ये समझ सकते हो लाइक दिस, ठीक है। 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रतियोगिता की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में नियोजन एवं निर्देशन यानी कि प्लानिंग एंड डायरेक्शन होने के कारण प्रतियोगिता का सामान्यतः अभाव पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई व्यक्ति अपना खुद से स्वतंत्र रूप से कुछ इनोवेटिव अगर आइडियाज़ भी लाता है तो वो सरकार से अप्रूवल लेना होगा। सरकार ने मना कर दिया तो कुछ नहीं कर सकता है वो। यहाँ जो भी है वो कौन कर रही है, सरकार कर रही है, वही प्लान कर रही है, वही आपको निर्देश दे रही है। आप खुद से अपना कुछ नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे। तो जब एक वहाँ पे ऑल ओवर हर चीज़ गवर्नमेंट ही करेगी तो फिर कंपटीशन किसके बीच में? गवर्नमेंट तो इकलौता है, एक है वहाँ पे, ठीक है। तो फिर कंपटीशन किसके बीच में होगा? इसी चलते यहाँ पे कंपटीशन का क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। हमारा ये तो हमारा हो गया सेकेंड, हमने पढ़ लिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा हमने पढ़ लिया समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब हमारा है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि हमारा देश भारत फॉलो करता है। आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर सबसे जो पहला पॉइंट है, इसकी जो विशेषताएं हैं, निम्नलिखित आर्थिक घटक पाए जाते हैं। नंबर 1, निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति का सअस्तित्व, यानी कि को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप। जैसे हमने बताया हमारे यहाँ दोनों चलता है, पूंजीवादी समाजवादी, सरकारी कंपनी भी है प्राइवेट कंपनी भी है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र एक साथ पाए जाते हैं। इस प्रणाली में व्यक्तिगत संपत्ति एवं लाभ उद्देश्य के उचित मान्यता प्राप्त होती है। आगे का जो है वो आपको मैं सेट करके देती हूँ, स्क्रीन पर दिखेगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा और आगे लाना पड़ेगा इसको ना, ऐसे करते हैं तो बेटर होगा। मिनट, इसको एडजस्ट करने दो तभी हो पाएगा, स्क्रीन थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलो अब दिख रहा होगा। चलिए, कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के एक साथ पाए जाते हैं और इस प्रणाली में व्यक्तिगत संपत्ति एवं लाभ उद्देश्य के उचित मान्यता प्राप्त होती है। यहाँ पर व्यक्तिगत संपत्ति भी इम्पोर्टेंस होता है, साथ ही साथ लाभ उद्देश्य मतलब प्रॉफिट मेकिंग का भी इम्पोर्टेंस है और एक व्यक्तिगत संपत्ति का भी इम्पोर्टेंस है, दोनों का है। मतलब सरकारी भी है, सरकार का तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एक व्यक्तिगत संपत्ति का भी इम्पोर्टेंस है। अगर प्रॉफिट मेकिंग आप करना चाहते हो तो वो भी, उसकी भी क्या है, इम्पोर्टेंस है। अब देखिए, उत्तराधिकार के नियम अर्थात संपत्ति का हस्तांतरण संभव होता है, बिल्कुल। अगर हमारे पिताजी का लैंड है, दादाजी का लैंड है, तो उनके हिरार्की को मिलते जाता है, किंतु सरकार सामाजिक समानता के उद्देश्य को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कर यानी कि टैक्सेस लगाकर संपत्ति के आयकर पर नियंत्रण करती है। लेकिन हाँ, हमारे देश में वेल्थ टैक्स लिया जाता है। अगर किसी की संपत्ति, एक टैक्स सिस्टम है हमारे देश में, उसके द्वारा सरकार वेल्थ पर टैक्स लगा करके टैक्स लगाती है संपत्ति के ऊपर और नियंत्रित करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम। मिश्रित अर्थव्यवस्था में यद्यपि पर्याप्त सरकारी हस्तक्षेप पाया जाता है और फिर भी व्यक्तिगत आर्थिक संस्था की उपस्थिति के कारण कुछ सीमित एवं निर्धारित क्षेत्रों में व्यक्ति को चुनाव की उत्पादन, विनियोग एवं बचत की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था में साफ साफ बोल रहा है यहाँ पे कि सरकारी हस्तक्षेप पाया जाता है, इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का पूरा होता है, फिर भी जो व्यक्तिगत आर्थिक संस्था है, अगर इंडिविजुअल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की अगर है, तो उसमें क्या होता है, कुछ उपस्थिति के कारण, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होने के कारण भी कुछ सीमित है, कुछ लिमिटेशन है, कुछ निर्धारित क्षेत्र किए गए हैं जहाँ पे एक व्यक्ति अपना स्वयं फ्रीडम के साथ चुनाव कर सकता है कि क्या उत्पादन करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कितना बचत करना है, उसको उतनी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। किंतु सरकार व्यक्तिगत आर्थिक संस्था को पूर्णतः अनियंत्रित नहीं छोड़ती। मतलब पूरी तरह से ये नहीं कि हमारे देश में आप देखिएगा, ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कर सकता है, कंट्रोलिंग तो रहती है, ठीक है, कंट्रोलिंग बिल्कुल रहती है, एकदम फ्री नहीं छोड़ देते हैं। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, पूरा फ्री इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी होता है, उस तरह से नहीं छोड़ते, बल्कि इस संस्कार के नियमन के लिए अनेक प्रकार के नियंत्रण मापदंड, ये कंट्रोल मेजरमेंट जो होता है, एक मापदंड बना करके रखी है, जिस मापदंड को आपको क्रॉस नहीं करना। अगर आपने वो मापदंड को क्रॉस किया तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तीसरा है हमारा कीमत प्रणाली, प्राइस सिस्टम। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस आर्थिक प्रणाली में कीमत संयंत्र यानी कि प्राइस मैकेनिज्म एवं लाभ उद्देश्य यानी कि प्रॉफिट मेकिंग दोनों मिलकर साधनों के वितरण का निर्धारण
करते हैं, यानी कि कैसे कोई अगर साधन है, रिसोर्सेज, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। पूंजीवादी की मान्यता को स्वीकार करता है, मिश्रित में आप जानते ही हैं, परंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाभ उद्देश्य को उस सीमा तक स्वतंत्र कार्य करने दिया जाता है जब तक सामाजिक कल्याण के उद्देश्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। आप प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में, लेकिन अगर समाज पर उसका कुप्रभाव पड़ेगा तो फिर गवर्नमेंट पूरा इंटरफेरेंस कर देगी, वहाँ पर क्लोज करवा देगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है। नेक्स्ट लास्ट नंबर 4 नंबर आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सीमित जो है प्रतियोगिता, लिमिटेड कंपटीशन। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का सह-अस्तित्व होने के कारण कुछ सीमा तक प्रतियोगिता देखने को मिलती है, किंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रतियोगिता पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की उपयोगिता की तुलना में अत्यंत सीमित होती है। जैसे यहाँ पे क्या है, कुछ सरकारी कंपनियाँ हैं, प्राइवेट कंपनियाँ हैं, तो कुछ क्षेत्र ऐसी हैं सरकारी में कि वो चीज़ को सिर्फ सरकार की ही कंपनी बनाएगी, उस चीज़ को प्राइवेट कंपनी नहीं बनाएगी। अब जिस चीज़ को सरकार की कंपनी ही बना रही है तो वहाँ पे तो कंपटीशन प्राइवेट तो कर नहीं सकती है। उसी चीज़ के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे कि कुछ हद तक आपको कंपटीशन मिलेगा देखने को, कुछ प्रतियोगिता आपको मिलेगी देखने को। ठीक है, किंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रतियोगिता जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होता है, जो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के कंपैरिजन में आप बात करोगे मिश्रित अर्थव्यवस्था को, तो कम मिलेगा आपको यहाँ पे कंपटीशन, यहाँ पे प्रतियोगिता उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा सीमित है, यहाँ पे कम है, जिसके कारण आर्थिक विकास की क्रियाएँ हतोत्साहित नहीं हो पाती है और साथ ही साथ मतलब ज़्यादा बर्बादी जो है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो वीडियो था उसमें बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब नेक्स्ट वाले जो वीडियो होंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे तीनों का डिफरेंस। मैंने पहले ही बोला, इसकी विशेषताएं अच्छे से पढ़ोगे। मेरे वीडियो को 1 से 2 बार आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है और इसके जो डिफरेंस है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। सो थैंक यू सो मच। अब वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, जो मेरा ई कॉमर्स चैनल जो आपका है, ई कॉमर्स जोन जो हमारा चैनल है, इसको जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में, जो स्टूडेंट कनेक्टेड है क्लास 12 से, स्पेशली इन द कॉमर्स सेक्शन, इवन इकोनॉमिक्स तो आर्ट्स में भी बच्चे पढ़ते हैं, जो क्लास 12 के बच्चे आर्ट्स वाले भी हैं, अगर आप उनको जानते हो तो शेयर करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।